नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुरुषोत्तम। मेरे साथ देखिए राजधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू कर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। सड़क पर धू धू कर जला ट्रक, राखड़ खाली कर वापस लौटते समय लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। आग लगने का अब तक कारण नहीं आ सका सामने। जिले में गौ माता पर वाहन चढ़ाने की घटना के बीच गौवंश पर क्रूरता की सीमा लांघ गया एक व्यक्ति। खेत में घुसने पर गाय के काटे पैर, सालों से जारी है सिलसिला, अब थाने पहुंचा मामला। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति का बड़ा बयान आया सामने, अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों पर गिर सकती है गाज। 3 दिवसीय क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो का हुआ समापन, लोगों को मिला अपने सपनों का आशियाना, कई फ्लैट हुए बुक। और अब खबरें विस्तार से। जांजगीर जिले के चापा थाना अंतर्गत PIL रोड के बेलदरपारा रोड पर एक चलती हुई हाईवे में अचानक आग लग गई। यह घटना तब हुई जब हाईवा ट्रक राखड़ खाली करके वापस लौट रहा था। ट्रक से धुआं उठते ही ड्राइवर ने तत्काल स्थिति को समझा और खुद को बचाने के लिए ट्रक से कूद गया। इस दौरान ट्रक पूरी तरह से आग की लपटों में घुर चुका था। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत PIL की फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अभी तक आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सड़क पर जलते हुए ट्रक के दृश्य ने लोगों को चिंतित कर दिया। अच्छी खबर यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। पुनी थाना अंतर्गत ग्राम घुटकू में अनेक गायों के पैर में कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें लंगड़ा बना दिया गया है। इस कृत्य से अब तक अनेक गौवंश मृत हो चुके हैं। इस गांव में कई जानवर एक पैर से अपाहिज देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम के ही एक व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया गया है। उस व्यक्ति के खेत में कोई भी गाय धोखे से चली जाए तो अपने लोगों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी फरसे से गाय के पैर पर वार कर पैर काट देता है। यह पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर बिलासपुर के गौ सेवकों ने घुटकू गाँव का निरीक्षण किया, जिसमें मामला सही पाया गया, जिसकी सूचना थाना कोनी में दी गई। पुलिस ने जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। बिलासपुर के कोनी थाना के अंतर्गत घुटकू में एक ऐसा व्यक्ति है जो गायों को मारता है। खेत में यदि गाय चली जाती हैं तो उसका ये मानसिकता है कि गायों को ख़त्म कर दिया जाए, उसके पैरों को वो काट देता है। जब बिलासपुर के गौ सेवक वहाँ पर गए तो देखे अपने आंखों से कि कई गाय मृत पड़े हुए हैं, अनेकानेक गाय वहाँ पर अपाहिज हैं, और जिसकी सूचना सभी गौ सेवकों ने वहाँ से आकर के कोनी थाने में थाना प्रभारी महोदय को दिया गया। थाना प्रभारी महोदय आश्वासन दिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। एक बार फिर से सरकंडा थाना क्षेत्र में गौवंश पर कार चढ़ाकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। जी हां, हम आपको बता दें, इसका वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। यह पूरा मामला अशोकनगर स्थित रघु विहार कॉलोनी का है, जहां कॉलोनी के वाहन क्रमांक CG 10B के 1214 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मवेशी को मौत के घाट उतार दिया है। इससे पहले भी सरकंडा थाना क्षेत्र में एक युवती ने गौवंश के बछड़े पर कार चढ़ा दी थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उस पर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। अब एक बार फिर से कार सवार ने बछड़े पर कार चढ़ा दी है, जिससे मौके पर ही बछड़े की मौत हो गई। जिस तरह से कार सवार ने गाड़ी बछड़े पर चढ़ाई है, ऐसा लग रहा है जानबूझकर बछड़े की जान ली गई है। वायरल वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बछड़े पर गाड़ी चढ़ाई गई है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति का बड़ा बयान आया सामने। आपको बता दें, इस विश्वविद्यालय के अनुशासनहीन छात्रों पर गिर सकती है गाज। जी हां, कुलपति वाजपेयी ने कहा है कि ऐसे छात्र जो अनुशासनहीनता करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जिसके विरोध में छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया था। मजबूरन कुलपति को पुलिस का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन उल्टा छात्रों ने पुलिस के साथ ही झड़प शुरू कर दिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय पर अनुशासनहीन का धब्बा लगा है। कुलपति ADN वाजपेयी ने जांच टीम का गठन किया है। जांच पूरी हो जाने के बाद जिन जिन छात्रों ने पुलिस से हड़प कर विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा मचाया था, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। पहला काम अनुशासन रहना चाहिए। फिर यहाँ से बाहर जा कर के वो चिल्ला नारे लगाते रहे, बेकार नारे लगाते रहे। मैं बात करने तैयार था, बात भी उन्होंने मुझसे नहीं की, तो बेहोश होकर हमको पुलिस को बुलवाना पड़ा। और पुलिस उनका लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ में भी मतलब हाथापाई कहना चाहिए, मुठभेड़ जैसी की उन्होंने। ये तो बहुत ही खराब बात है, समझिए। ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में रहने का अधिकार नहीं है। तो क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं सर? एक्शन हम अभी तो लेंगे, जो हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना करके जो कुछ भी होगा, जो नियमानुसार कार्रवाई होती है विद्यार्थियों के प्रति वो हम करेंगे।
क्योंकि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता जो है विश्वविद्यालय परिसर में नहीं होगी। हम स्वयं में काफ़ी सतर्क हैं। अभी महामहिम राज्यपाल जी के स्पष्ट निर्देश हैं, विश्वविद्यालय में एब्सोल्यूट डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको हम अडेयर करेंगे। रायगढ़ जिले के जूटमिल थाना क्षेत्र के बाजीराव पारा निवासी राजेश तिवारी उर्फ बब्बू महाराज की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 3 दिनों के भीतर ही सुलझा ली है। इस मामले में घर की नौकरानी के बेटे दीपक को पुलिस ने देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पैसों की लालच में हत्या की थी। हत्या का मामला सुलझ जाने पर मृतकों के परिजनों ने रायगढ़ पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। फिलहाल घर पर काम करने वाली नौकरानी के कातिल बेटे दीपक से एडिशनल एसपी अभिनव उपाध्याय प्रभारी साइबर सेल अभी और पूछताछ कर रहे हैं। मैं रीना शिवहरे डॉटर हूँ मिस्टर रमेश कुमार जी की, सबसे छोटी डॉटर हूँ। हम लोग 4 सिस्टर्स हैं। ये इंसिडेंस 25 की लेट नाइट हुआ है, जिसमें मेरे फादर डिमाइज हुए हैं, जिसमें हमारा सब कुछ लॉस हो गया। एवरीथिंग वी हैव लॉस्ट इस इंसिडेंस में। और ये इतना ही जघन्य अपराध हुआ, इतनी निर्मम तरीके से हुआ है, जिसमें हम 3 दिन से आज भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारे साथ ये घटना हो चुकी है। हमें आज भी हम बिलीव कर नहीं पा रहे हैं। जब से हम आए हैं अपने अपने घरों से, सब सिस्टर्स, मैं इवन रायपुर से, हमने जैसा सुना और इतना क्लोज होगा ये हम एक्चुअली 3 दिन से पुलिस की सारी टीम हमारे साथ में थी। हमने पूरा कोऑपरेट किया और पुलिस की टीम का ज़बरदस्त रोल था इसमें, पूरी सारी टीम का, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, नॉर्मल पुलिस हो, सबका पूरा सहयोग था। और सारे लोग सिविल ड्रेस में 3 दिन से कम 10 लोग की टीम हमारे घर के चारों साइड घूम रहे थे। काम वाली बाई का बेटा ही कातिल है। कितने क्लोज थे ये लोग परिवार के? ये लोग बहुत क्लोज थे। ये लोग इसलिए क्लोज थे क्योंकि ये बाहर के सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, ये बचपन से हमारे मोहल्ले के थे। हम लोग साथ में पले बड़े हैं। ये मेरे से ऊपर वाली सिस्टर के साथ का है, ये दीपक जो है ये मेरे से ऊपर, और ये हम लोग के घर के हमेशा सामने रहते थे। अभी ये लोग जो है उधर शिफ्ट हो गए थे। ये हमारे घर के पहले सामने से, बचपन से ही सामने खेले बड़े हैं। लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ अंदेशा है क्या? सॉरी, यह घटना क्यों हुई थी? इस लालच में? नहीं, घटना तो सिर्फ पैसे की ज़रूरत था उसको, बट ये पैसा शायद वो मांग लेता तो हमारा क्लोज था, हम दे देते तो उसमें हमारा सारा कुछ जो गया है वो नहीं जाता। जो हमारा ठीक है वो व्यक्ति मिल गया, बट उसमें हमारा कोई कंसर्न था नहीं। 3 दिन से हम अलग ही दुनिया में हैं। अभी हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते आप लोगों के सामने। लेकिन खुशी है इस चीज़ की, जो हमने देखा पुलिस की टीम का वर्क, हम उससे बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। हमारा जो लॉस हुआ वो चला गया, वो अब वापस नहीं आ सकता। हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम फांसी से कुछ भी नीचे नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी, ये और भी बहुत सारे ऐसे हैं। सिर्फ डॉटर्स नहीं हैं हम लोग, कई जिनके सन हैं वो भी बाहर जॉब करते हैं। सीनियर सिटीजन वो उनके साथ वो लाना चाहते हैं, बट सीनियर सिटीजन ऐसा है वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते हैं, वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं और वो नहीं जाते हैं बच्चों के साथ में। तो इस सिचुएशन में अगर इतनी निर्मम जघन्य और इतने रोड में हमारा घर है जो 24 घंटे में कभी बंद नहीं होता है, अगर वहाँ पे ये हो सकता है तो मैं सारे लोगों को यही मैसेज दूंगी, प्लीज़ अपने सीनियर सिटीजन्स को अपने साथ रखिए। मेरे सबसे है, और कातिल के लिए मेरा यही निवेदन है पुलिस टीम से, अब सरकार से यही निवेदन है, कानून से मेरा, कि उसको फांसी के नीचे तो हम 1% भी उससे नीचे हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और पब्लिक के लिए मेरा मैसेज है, हमने शायद गलती कर दी, ये करके आप लोग प्लीज़ मत करिए, अपने पेरेंट्स को अपने साथ में रखिए, मेरा यही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ पर। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ, 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले के सबसे बड़े उद्योग जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड प्रबंधन के विरुद्ध सोमवार सुबह से बड़ी संख्या में मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया।
दरअसल उद्योग की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा 3 ठेका श्रमिकों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। मारपीट करने के अलावा गार्डों ने श्रमिकों को बंधक बना लिया था। इस घटना के विरोध में सुबह से ही मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। विरोध के दौरान मजदूरों ने उद्योग आने जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर दिया। आंदोलन के बीच जिंदल प्रबंधन ने मजदूर संगठन से एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया और मजदूरों की समस्या जानी। करीब आधे घंटे चली बातचीत में मजदूरों की मांग को लेकर प्रबंधन ने सहमति जताते हुए 3 दिन का समय मांगा और मारपीट के दोषी सुरक्षा गार्डों पर उचित कार्रवाई की बात कहते हुए मजदूरों से गतिरोध खत्म करने को कहा। हालांकि घटना को लेकर पीड़ित मजदूरों ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी। 12-13 साल से काम कर रहा हूँ जिंदल के अंदर कंट्रैक्टर। वो मामले में 10 साल से काम करे, कुछ नहीं हुआ था प्रोग्राम। कल परसों के डेट में पता नहीं कैसे हुआ वो वाल बंद, तो उसके लिए इंक्वायरी बैठाया गया। तो हम लोग को रात भर इंक्वायरी हुआ, 1-1:30 बजे करीब में रात को हम लोग को छोड़ा गया। ठीक है। फिर कल का डेट में बुलाया गया था, सुबह लाइट व्हीलर के पास सिक्योरिटी गार्ड के पास बुलाया गया था। वहाँ बैठा के पूछताछ किया लोग 2-4-5 मिनट। उसके बाद रूम में ले जाके बारी बारी से हम लोग को सबको मारा है। ठीक है, हम लोग को प्लस गलती नहीं है, हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि पता नहीं, हम लोग देखे नहीं। मैं दूसरे जगह काम कर रहा था और वहाँ वाल स्टैंड के पास में गया नहीं हूँ, फिर भी जबरदस्ती ये लोग मारा है। अभी मध्यस्थता के लिए गए थे, उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ है कि 3 दिन का टाइम लिया है लोग और उसके बाद जो इलाज है वो करवाएगा लोग। अब प्लस क्या है कि जितना दिन हम लोग का डॉक्टर बोलेगा बेस्ट लेट के लिए उसको डिप्टी से पैसा मिलेगा। जो मारपीट किया उसकी वो क्या कार्रवाई हो रही है? उसके लिए तो उन लोगों को सस्पेंड करना जरूरी है, तो यहाँ से ट्रांसफर करना चाहिए। थाना में शिकायत किया हो आप लोग? नहीं। आप लोग अभी करने जा रहे हो, शिकायत कर रहे हो? नहीं, वो बस उतना ही हो जाए, शांति से हम चाह रहे हैं काम करें। और कौन कौन सा चीज़ मारपीट हुई है? मारपीट हुए तो हम लोग 3 आदमी मार खाए हैं। क्या क्या नाम है? श्रीनिवास सेठी, राजकिशोर भारती। समझौते को लेकर कोई राशि की बात आ रही थी, क्या राशि दिया गया आप लोग? नहीं। क्या बोला गया? आश्वासन कुछ नहीं बोला गया, मतलब 3 दिन के एग्जाम दिया, बस यही मेडिकल के किया गया है कि करवाया जाएगा और जितना दिन बेड टेस्ट होगा उसको बेड टेस्ट करेंगे और जितना दिन उसका पैसा बेड टेस्ट। हम लोग मध्यस्थता करने के गए थे। कल जो जिंदल के कॉन्ट्रैक्टर लेबर थे जो जब लोग काम कर रहे थे, लेबरों को बेरामी से पीटा गया था सिक्योरिटी पोस्ट में बंद करके, किसी कारणवश उसको लेके हम लोग गए थे और 2-4 लेबर के हित में ही और मांग था जो पुराना था। जो अगले बार जो यहाँ पर स्ट्राइक हुआ था उसमें सभी लेबरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, लगभग 150 लेबरों को। इन सब मुद्दों को लेकर स्थानीय रोजगार का भी मुद्दा था, 4-5 पॉइंट थे, उन सब पे आज सार्थक बात हुआ है। अभी अंदर हम लोग को बुलाए थे और इन लोगों को भी अभी जो इनके साथ जो मारपीट हुआ है उसको उन लोग एक्सेप्ट किए हैं, गलती अपनी माने हैं, ये गलती से हुआ है और इन लोगों को जितनी भरपाई होगा इन लोगों का रोजी रोटी जो इन लोगों का नुकसान होगा उसको भरपाई जिंदल करेगी और बैठा के उन लोगों को तनख्वाह देगी और ड्यूटी से भी नहीं हटाएगी। और पिछले जो कर्मचारी जो लेबर वर्कर थे उनको हटाए थे, ब्लैक लिस्ट किए हैं। जो कंपनी के द्वारा लिख के दिया गया था कि 21 तारीख के जो घटना था उसके बाद हम किसी को हटाएंगे नहीं, उसमें डीएम साहब डीएसपी साहब का साइन था और अपने ही बात को लोग पलटी खा गए थे। आज वो लोग सार्थक बात हुआ है कि 3 दिन के अंदर विषय पे सार्थक एकदम गंभीरता से पहल करके जवाब देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम लोग फिर यहाँ पे तो जो इतने मैं विकास शर्मा हूँ, विधायक प्रतिनिधि हूँ, नगर पंचायत जोड़ी। सर आज आप लोग कुछ बातें करने गए थे, प्रबंधन की से चर्चा करने गए थे मजदूरों के हित में, क्या बातें हुई बताएं? देखिए, बिंदुवार चर्चा हुई है, जिसमें संजीव चौहान जी ब्रिगेडियर साहब, कॉन्ट्रैक्ट सेल के जो प्रमुख हैं संदीप सिंह जी, वो भी बैठे हुए थे। बिंदुवार जो चर्चा हुई उसका निष्कर्ष ये निकला है कि जो मारपीट की घटना हुई है उसमें जो दोषी सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा तत्काल। इसके अलावा जो ब्लैकलिस्ट किए हुए कर्मचारी हैं जिसका लिखित समझौता मजदूरों के बीच और जिंदल प्रबंधन और प्रशासन के बीच हुआ था, जिसमें सिग्नेचर के रूप में सीएसपी साहब अभिनव साहब थे, एसडीएम साहब थे गगन शर्मा जी, उस एग्रीमेंट को बिंदु ब बिंदु पालन करने के लिए जिंदल के साथ चर्चा हुई, जिसमें 3 दिन का उन्होंने समय मांगा है और हमारी मांग हमने उनको बता दिया है कि जितने लोग ब्लैकलिस्ट किए गए हैं
उसमें सारे के सारे लोग बहाल होंगे तभी ये हड़ताल खत्म। तो उनके पेमेंट जो 6 महीने से वो इंतजार किए, उसका पेमेंट के भुगतान का कुछ चर्चा हुआ क्या? देखिए, पेमेंट के विषय में अभी बात नहीं हुई है, लेकिन अगली बैठक 3 दिन बाद फिर पुनः इसी चीज़ के ऊपर में रहेगी। हालांकि जो मार खाए हुए लोग थे जिनके साथ में आज मारपीट हुई है, उनका इलाज और उनको जितने दिन की छुट्टी डॉक्टर सलाह के रूप में लिखेगा, उसका भुगतान जिंदल कंपनी करेगी। स्थानीय लोगों का कहना है सर कि मतलब ये आए दिन हो रहा है, इससे मनोबल बढ़ रहा है गार्ड लोगों का। जो गार्ड लोग मारपीट कर रहे हैं तो केवल उनको ट्रांसफर किया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, निश्चित रूप से आप मान के चलिए, स्थानीय लोगों का जिंदल के साथ में जो जुड़ाव पहले होता था आज के दिन नहीं। इसी कारण में लगभग 9 महीने में ये दोबारा हड़ताल के रूप में लोगों को देखना पड़ रहा है। प्रबंधन के साथ विशेष चर्चा इस बात को लेकर भी की गई कि आप स्थानीय लोगों के साथ में जो दूरी बढ़ रही है, इसको कम करने हेतु प्रयास करिए, नहीं तो आने वाले समय में ये गतिरोध चलता रहेगा और समस्याएं निरंतर बनती रहेंगी। बिलासपुर रेंज के अंतर्गत 7 अलग अलग जिलों के थाना क्षेत्र में जब्त अवैध मादक पदार्थों का सोमवार को पुलिस के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में नष्टीकरण किया गया है। सीएसपी उमेश गुप्ता ने बताया कि आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला की अध्यक्षता में कोनी स्थित सुधा एग्रो पावर प्लांट में रेंज के थानों में जब्त गांजा का नष्टीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि रेंज के अलग अलग थाना में 26 क्विंटल गांजा इकट्ठा जब्त किया गया था। पिछले दिनों गृह मंत्री विजय शर्मा ने रेंज के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रमुखता से थानों में जब्त मादक पदार्थ का नष्टीकरण करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद लगातार अधिकारियों के थानेदारों की बैठक लेकर एनडीपीएस एक्ट प्रकरणों की समीक्षा कर जब्त गांजा का नष्टीकरण की तैयारी की जा रही थी। इसी कड़ी में बिलासपुर रेंज अंतर्गत सभी थानों के जब्त अवैध मादक पदार्थों को इकट्ठा कर सोमवार 30 सितंबर को आईजी की अध्यक्षता में नष्टीकरण किया गया। आज बिलासपुर के रतनपुर हाईवे के पास एक सुधा बायो वेस्ट प्लांट है, जहाँ पे एक वेस्ट टू एनर्जी का पावर प्लांट है। वहाँ पे गांजे की नष्टीकरण की गई है। सारे गांजे को जलाकर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कराया गया। आईजी सर के निर्देश पे और उनकी उपस्थिति में जो डिस्पोजल कमेटी होती है, उसके अनुमति के बाद जितने भी जब्त नशीली दवाइयाँ और गांजे थे उनका नष्टीकरण किया गया है। ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसमें कि साल 2 साल में हर एक बार जो है गांजे या फिर जो भी एनडीपीएस सब्सटेंस की दवाइयाँ हैं उनका नष्टीकरण किया जाता है। घर जाने वाले रास्ते को बंद किए जाने के मामले को लेकर एक व्यक्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। दरअसल कतियापारा निवासी रवि डोडानी पिछले काफी समय से जूना बिलासपुर में किराए के मकान पर रह रहा था। वह जिस मकान मालिक के साथ किराए के मकान में रह रहा था, उसके द्वारा घर खाली किए जाने की बात कहने पर वह बगल में स्वयं का मकान बनाकर वहां रहने लगा। लेकिन मकान मालिक 2 तरफ का रास्ता होने के बाद भी पीछे की तरफ रास्ता खोलकर इसके मकान के रास्ते को बंद कर दिया। इसका रवि ने जब विरोध किया तो मकान मालिक ने असामाजिक तत्वों को बुलाकर रवि के साथ हुज्जतबाजी की। परेशान रवि सिविल लाइन थाने पहुंचा, लेकिन जब वहां इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन वह सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया, जहां उसने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अवैध काम पर रोक लगाए जाने की मांग की। मामला ऐसा है कि हम कतियापारा के निवासी हैं और हमारे मकान के जस्ट बगल में रामदास पमनानी का मकान था, जो हम उनके मकान में पहले किराए में रहते थे। हम उन्हीं से ज़मीन लेके आज मकान बनाए बगल में, तो हमने ईमानदारी से उनका मकान हमने खाली करके दे दिया उनको। और ये बोल रहे हैं इनका मकान भाड़ा जो आप बेचने के तौर पे है, तो पूर्व की तरफ इनका रास्ता है, जो इनका 2 रास्ता ऑलरेडी है, एक 15 फीट का, एक 5 फीट का है, लेकिन फिर भी नहीं, ये पश्चिम की तरफ हमारा जो घर का आखिरी रास्ता है वहाँ से 15 फीट का बोलते हैं रास्ता, यहाँ से निकालेंगे हम लोग ऐसा करके। और बोलता है अगर रास्ता का निकालने नहीं दोगे, रामन दास का पोता अभिषेक पमनानी 10-15 असामाजिक तत्वों को मेरे घर में लेके आया था, डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि मेरे को मनोबल भी दिया जा रहा है। बोलते पैसा ले लो, समझौता करो, ख़त्म करो कहानी, लेकिन अपन ईमानदार व्यक्ति अपना बिकने वाले नहीं हैं। और कोई आदमी तो ऐसा बोलता है कि भैया आपका मर्डर भी कर देंगे। इस टाइप की घटना भी हो रही है हमारे साथ। तो पुलिस प्रशासन से हमारी आग्रह है, उनके निवेदन है कि संज्ञान में लिया जाए इनको। शिकायत नहीं की आपने अपने नज़दीकी थाने में इसकी? नज़दीकी थाने में अभी जाके करेंगे हम लोग। हम पहले एसपी ऑफिस आए हैं, फिर कलेक्टर ऑफिस भी जाएंगे अभी। जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम रवि सोडानी। बीती रात करीब 11 बजे सिल्वर ऑक बार में लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों के बीच डांस करने की बात को लेकर आपस में विवाद हुआ। बार के बाउंसरों ने लड़ने वाले लोगों को बार से बाहर निकाल दिया। बार के गेट में अभिषेक एंथोनी ने बर्फ तोड़ने की नुकीली वस्तु से मितेश कारे और राहुल डहरे पर हमला कर दिया।
इस घटना में 2 युवक अमितेश कारे और राहुल डायरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मुख्य आरोपी अभिषेक एंथोनी के साथ उसके साथी कामेश राय द्वारा भी मारपीट की गई। थाना सिविल लाइन में अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बार के मैनेजर और बाउंसर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही, क्योंकि बार में विवाद होने की जानकारी उनके द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी। रात्रि करीब 11 बजे सिल्वर ओक होटल के पास और सिल्वर ओक जो बार है उसके अंदर कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। डांस करते समय आपस में उनका कुछ एक दूसरे को टच होने से विवाद हुआ। विवाद के बाद बाउंसरों द्वारा उनको बार से बाहर कर दिया गया। बाहर करने के बाद दोनों लोग आपस में विवाद किए हैं, जिससे जो आरोपी है आरोपी ने अपने दूसरे पक्ष के लोगों को जो बर्फ तोड़ते हैं बार में, बर्फ तोड़ने के जो लकड़ी और सूजे टाइप की चीज़ों से बना रहता है उससे चोट पहुंचाई, जिससे 2 लोगों को चोट पहुंची है और दोनों सिम्स में भर्ती हैं। सर बार वालों ने बाउंसरों ने भी मारपीट बाउंसरों ने मारपीट नहीं करी है, बाउंसरों ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन इसकी सूचना उन्होंने थाना को नहीं दी थी और पुलिस को नहीं दी थी, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसमें कितने आरोपियों का क्या नाम है? इस संबंध में अभी तस्दीक जारी है, फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज में। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का 3 दिवसीय दर्शन दीक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अशोक वाटिका बिरकुना रोड में भक्तों को दर्शन लाभ दे रहे हैं। सोमवार को पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी के द्वारा सुबह रेलवे स्टेशन में स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का स्वागत भजन गाकर किया गया। पहले दिन अशोक वाटिका अशोकनगर बिरकोना रोड में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज दर्शन दीक्षा एवं संगोष्ठी हुई, जिसका लाभ शहरवासियों ने लिया। 3 दिनों तक लोगों को प्रवचन का लाभ मिलेगा। सोमवार की सुबह मिकापुर से रेल मार्ग से वे उसलापुर स्टेशन पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज दर्शन दीक्षा संगोष्ठी में भक्तों को प्रवचन दिए। उसमें प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में अनुयायियों ने प्रश्नों के जरिए जिज्ञासा का निदान पाया। सुदर्शन संस्थान के प्रभारी ने बताया कि महाराज जी 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दर्शन दीक्षा एवं हिंदू राष्ट्र पर भक्तजनों को संबोधन देंगे। 2 अक्टूबर बुधवार को दर्शन दीक्षा हिंदू राष्ट्र पर संगोष्ठी में भाग लेने के बाद शाम के समय आरती के बाद यहां से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी का बिलासपुर 3 दिवसीय प्रवास आज उसलापुर स्टेशन से अशोक वाटिका में, उसलापुर स्टेशन से भव्य स्वागत करके अशोक वाटिका में गुरुदेव पदार्पण हुआ। आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक गोष्ठी हिंदू राष्ट्र के विषय में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद करीब 25 से 30 लोग ने दीक्षा लिया और गुरुदेव का शाम का जो कार्यक्रम है वो रामा वर्ल्ड सिटी में गोष्ठी का कार्यक्रम है और कल भी दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच संगोष्ठी है और दीक्षा का कार्यक्रम है और शाम को 5 से 6 बजे कल यहीं अशोक वाटिका में दीक्षा का कार्यक्रम है। और परसों 2 तारीख को गुरुदेव 2 बजे जम्मूवती से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। ये बिलासपुर प्रवास का गुरुदेव का कार्यक्रम है। अपना परिचय। शासन के द्वारा हर वार्ड में सामूहिक शौचालय का निर्माण कर स्वच्छ भारत के तहत वार्डवासियों को व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वार्ड क्रमांक 42 सहित चंद्रशेखर आजाद नगर में शौचालय तोड़े जाने का मामला काफी गर्म हो चुका है। यही वजह है कि लगातार इसकी शिकायत निगम के जोन कार्यालय से लेकर अब कलेक्टर से भी की गई है। दरअसल वार्ड क्रमांक 42 के रहवासियों का आरोप है कि वार्ड पार्षद के द्वारा विगत कई सालों से मौजूद शौचालय को तुड़वाकर यहां जमीन समतल कर दी गई है।
इसके लिए न तो मोहल्ले वासियों को बताया गया है, न ही उनसे पूछा गया है। इसके विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में वार्ड के रहवासी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कलेक्टर से इस दिशा में निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग रखी। वार्ड नंबर 42 शहीद चंद्रशेखर आजाद नगर से देवरी खुर्द से आए हुए हैं। हमारे यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ एक सुलभ शौचालय को हमारे पार्षद के द्वारा तोड़ दिया गया है। उसी के विरोध में पूरा ग्रामवासी आए हैं देवरी खुर्द से, और उसी के बगल में एक तो ज़मीन है, वो पूर्व सरपंच के द्वारा वो कचड़े खाने के लिए रखाया था, उसको वो किसी विशेष समाज को दे रहे हैं, समाज को भवन दे रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सामुदायिक भवन बने, और हमारा मांग भी है जल्द से जल्द सुलभ शौचालय बने। जैसे हमारी माँ बहन बाहर जा रहे हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे में पूर्व सरपंच, जनपद पूर्व सभी को आए हुए हैं, गाँव में बड़ा दिक्कत हो रहा है उसके नाम से। ज़्यादा से ज़्यादा जैसा कि शौचालय जो टूटा है वो किसके परमिशन से टूटा है? नगर निगम में कोई कागज नहीं है, और पार्षद महोदय से पूछते हैं तो बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग से फ़ोन आया था, हम स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे करके, मगर अभी कोई सुनवाई नहीं। आज 8 महीना लगभग हो गया टूटे, और पार्षद महोदय से बोल रहे तो गोल गोल बात कर रहे हैं। उनमें कुछ भी नहीं है कि सुलभ शौचालय बन पाएगा कि नहीं। हम उसी में मांग करने कलेक्टर महोदय से आए हैं। क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग है सुलभ शौचालय जल्द से जल्द बने, और जो सामुदायिक भवन जो है वो प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं जगह जगह में कि हम लोग कुछ भवन बना रहे हैं, एक विशेष समाज को न दे के सामुदायिक भवन बने कि सब समाज के वहाँ उपयोग कर सके। जैसा कि जब शौचालय टूट रहा था तब आप लोगों ने इसका विरोध किए मैडम। शौचालय जब टूटा तो हमको ये वर्ग ला गया कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, तो हम लोग सोचे कि समाज हित के लिए बन रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम लोग 7 महीना तक वेट किए, उसका कुछ भी हमको नहीं मिला, तो हम लास्ट। ये मामला वार्ड क्रमांक 42 देवरी खुर्द का मामला है। यहाँ पर एक पंचायत के समय में हम उस वक्त जनपद भी थे, उस वक्त में एक शौचालय बना हुआ था, सुलभ बना हुआ था, जिसके मोहल्ले वासियों को निस्तारी के लिए उसको वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद लक्ष्मी यादव जी द्वारा बिना आम जनता को सूचित किए, ना ही निगम प्रशासन को सूचना दिए, आकर अपना कहना चाहिए गुंडागर्दी की तरह व्यवहार करते हुए उस शौचालय को तोड़ दिया गया। जब हम युवाओं को पता चला, आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को पता चला, तो उसका विरोध करने के लिए जब पार्षद जी से मुलाकात की गई तो पार्षद जी का कहना यह हुआ कि वह निगम प्रशासन द्वारा आदेश आया था, आदेश के तहत में हम तोड़ दिए हैं और उसको स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। जबकि पूरे मोहल्ले में एक ही शौचालय था, एक ही सुलभ था, तो यहाँ की जनता का मांग यही था कि वहाँ पर शौचालय का ही निर्माण होए, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वहाँ की जनता नहीं चाहती। साथ ही साथ में वहाँ पर निगम प्रशासन द्वारा एक कचरा का शेड बनाया गया था, उस शेड में कचरा का डंप किया जाता था, और मोहल्ला का एरिया जो है वो एरिया घनी बस्ती है। घनी बस्ती के नाम से वहाँ पर हम लोग के द्वारा वहाँ विरोध किया गया कि यहाँ पर कचरा का डंप ना किया जाए, इससे बदबू फैल रही है, आने वाले समय में किसी भी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो उसके विरोध में हमने वो डंप कराना बंद करवा दिया। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए पार्षद महोदय द्वारा वो विशेष एक समाज को, श्रीवास समाज को, उसको भवन के रूप में उन्हें दे दिया गया है, जिसका हम लोग अभी आकर यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि एक विशेष समाज को ना देकर उसे सामुदायिक रूप में घोषणा किया जाए। साथ ही साथ में शासकीय भूमि को विशेष समाज के लिए शासन भी अनुमति नहीं देता। फिर भी पार्षद महोदय द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं पार्षद निधि से 1 लाख रुपए का फंड दिया हूं, जबकि हम नगर निगम में जा रहे हैं, अपने जोन क्रमांक 6 में जा रहे हैं, वहां पे हम पता कर रहे हैं, तो निगम प्रशासन कहना हो रहा है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है, और पार्षद महोदय द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि 1 लाख रुपये अपने मत से दिया गया है। जबकि पार्षद महोदय जो फंड दे रहे हैं, तो बाकायदा जो फंड दिया जाता है तो वो उनके जेब का नहीं है, वो शासन का पैसा होता है। तो उसके लिए निगम प्रशासन में उसका वर्क ऑर्डर जारी होता है, प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद कार्य होता है। तो सीधी सी बात है, आम जनता, हम जनता को भी बरगला रहे हैं, साथ ही साथ में श्रीवास समाज को भी धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि शासकीय भूमि पर विशेष भवन नहीं बन सकता है, वो सामुदायिक भवन बन सकता है। हम लोग उसी की मांग कर रहे हैं कि उसको सामुदायिक भवन बनाया जाए, और वो शौचालय किसके आर्डर के अनुसार से उसको तोड़ा गया है, हम उसकी जांच चाहते हैं। उससे संबंधित जितने भी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, या फिर संबंधित विभाग के कोई भी लिप्त हो, तो उसके ऊपर न्यायोचित कार्रवाई हो। उसी की मांग को लेकर कलेक्टर साहब के पास में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन अगर हमारी मांग 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण नहीं होती है
तो मजबूरन वार्ड के वासियों द्वारा उग्र आंदोलन करते हुए पुराना पावर हाउस में चक्का जाम करने को बाध्य होंगे, जिसका जवाब दे स्वयं जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग होगा। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने शहर में आयोजित होने वाले रास, गरबा, डांडिया और दुर्गा समितियों की बैठक लेकर साफ साफ सभी को समझाइश दी कि धार्मिक आयोजनों में किसी भी प्रकार के अश्लील और अभद्र गाने और नृत्य का प्रदर्शन ना करें। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करने की साफ हिदायत दी। शराबियों, नशेड़ियों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं देने को कहा गया। इसके अलावा पूर्व में जो व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हो उनकी वॉलेंटियर के जरिए पहचान कर उनके प्रवेश पर रोक लगाया जाए। साथ ही आयोजन स्थल पर CCTV कैमरे लगाने और किसी भी आपातकालीन स्थिति में डायल 112 की संपर्क करने को कहा गया। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी तरह के कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा होने की स्थिति में आयोजनकर्ता को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सर के द्वारा और सभी पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में जो अभी त्योहारों का सीज़न है, दुर्गा अष्टमी, दशहरा और उसके बाद दिवाली होगा, तो इस तारतम्य में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जैसे कि गरबा, डांडिया, इन सब चीज़ों का आयोजन किया जाता है। तो उसमें सुरक्षा की जो भी आयाम हैं उनको डिस्कस करने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी। उसमें सभी ऑर्गेनाइजर्स को, जो आयोजक हैं, उन सबको हिदायत दी गई है कि सुरक्षा के सभी मापदंडों का यथावत पालन करेंगे और स्पेशली पार्किंग की जो बात थी उन चीज़ों को भी सामने रखा गया है और उनको कड़ाई से इनका पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर ज़िले में लगातार हिंदुओं के त्यौहार में कई असामाजिक तत्वों के द्वारा, आपराधिक तत्वों के द्वारा कहीं न कहीं पे विघ्न उत्पन्न कर दिया जाता था। हम सभी लोग बिलासपुर जिला प्रशासन के पास एक मांग किए थे कि हिंदुओं का महापर्व नवरात्र पर्व पर किसी भी विधर्मियों के द्वारा किसी भी प्रकार का आयोजन न किया जाए। हिंदुओं का त्यौहार है और बड़े हिंदू इसे उत्साहपूर्वक मनाते हैं। हिंदुओं का महापर्व नवरात्र पर्व माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, किंतु इसे कई लोग व्यापार बना रखे हुए हैं। व्यापार की आड़ में ये लोग गंदगी मचाते हैं। डांडिया के नाम देकर ये लोग अपना व्यापार चलाते हैं और वहाँ पे लव जहर जैसे कृत्य को अंजाम देते हैं। तो इसीलिए हमने जिला प्रशासन से एक मांग की थी कि हिंदुओं के महापर्व नवरात्र पर्व पर सिर्फ हिंदुओं को इस आयोजन करने की अनुमति प्रदान की जाए और इसमें गैर हिंदू समाज के लोगों को और विधर्मियों को, जो आपराधिक तत्व के लोगों को और जो ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, इनको तत्काल इस कार्यक्रम में रोक। देखिए, मैं जानती हूँ कि मेरे अकेले शोर मचाने से हिंदुत्व नहीं जागने वाला है, परंतु मैं प्राण रहने तक प्रयास करूँगी। जय श्री राम। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, हमें गर्व है, हम हिंदुत्ववादी हैं। चूँकि मैं हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज से वहाँ पे गई थी और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की हैं कि सारी समितियों को उन्होंने समझाया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार जो शोरगुल होता है, उसको लाउड स्पीकर जो होता है वो उसकी एक डेंसिटी होती है, उसको बनाए रखना है, एक टाइम लिमिट रहना है और जो गैर हिंदू हैं उनके प्रवेश पर किस तरीके से उनके जो बाउंसर हैं उनको वर्जित करें वहाँ पे, ये बातें हुई हैं वहाँ पे। और इसके अलावा जो बाउंसर्स होते हैं उसके द्वारा जो महिलाओं को मिसबिहेव किया जाता है उस पर भी समितियों को विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। और चूँकि ये हमारी धार्मिक भावना और धर्म से रिलेटेड त्यौहार है, हम बहुत ही गर्व से इस नवरात्रि का पर्व को मनाते हैं। बहुत सारे नियम धर्म होते हैं जो एक हिंदू लोग ही इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसके रीति रिवाज को, उसकी संस्कृति को, उसकी भावनाओं को, क्योंकि दिल को कचोटती है कोई चीज़ें अगर गलत होता है तो समितियां उसका बहुत अच्छे से पालन करें। और मैं पूरी नारी शक्ति को, पूरे पुरुष वर्ग को और हर एक वर्ग को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो नियम कायदों के अनुसार जो कपड़े हैं और जो धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं, ऐसे सारी चीज़ों को लेके वो गरबा या फिर किसी भी दुर्गा उत्सव समिति में अपनी भागीदारी निभाएं। बच्चों में पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। 1 सितंबर से शुरू पोषण माह का समापन सोमवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया। भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो बिलासपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह जन जागरूकता कार्यक्रम में आंगनबाड़ी और स्कूल की छात्र छात्राओं ने विभिन्न आयोजन में भाग लिया। इस दौरान बच्चों में पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसका विषय राष्ट्रीय पोषण संबंधित था। वहीं आंगनबाड़ी की महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी व्यंजन प्रदर्शन भी लगाई। इस दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो बिलासपुर द्वारा सांस्कृतिक
कार्यक्रम का भी आयोजन कराया गया। कार्यक्रम चिंगराजपारा के स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सुशांत शुक्ला रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विवेक कुमार दुबे ने बताया कि पोषण स्तर को बनाए रखने और लोगों में जागरूकता के लिए राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी को कि हमारी भारत सरकार द्वारा ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत की कि किस तरीके से हम अपने भारतवर्ष में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक ले जा सकें। इसके लिए एक अभियान, एक जन आंदोलन की आवश्यकता थी और ये पूरा अभियान पूरे भारतवर्ष में 22 विभागों के माध्यम से 8 जो है कैटेगरी में संचालित हो रहा है। और इसमें आज हम यहाँ पर इस जो है विद्यालय में जो है पोषण और पढ़ाई भी इस थीम के साथ जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केंद्रीय जो है हमारी संचार ब्यूरो है बिलासपुर, उसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आज हम इन बच्चों के साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है, बहुत अच्छी रंगोली और बहुत ऐसे पोषक आहार का निर्माण भी किया है। उनका भी यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है और उनका भी मूल्यांकन किया जाएगा। विशेष तौर पर पोषण हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कि एक व्यक्ति, समाज और देश की स्थिति का निर्माण होता है। तो अगर पोषित स्थिति रहेगी तो एक व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो अपना योगदान है वो समग्र स्थिति से कर सकता है। इसी को ध्यान में रख के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर, सरकार इतना आयोजन करती, इतना खर्च करती है, फिर पोषण का स्तर जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए वो बढ़ता है, क्या कारण है? निश्चित तौर पर देखिए, ये जन आंदोलन इसीलिए इसको दिया गया है क्योंकि विगत 7 वर्षों से लगातार हर वर्ष जो है सितंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है और कोशिश की जाती है कि सुदूर एकदम ग्रामीण अंचल तक या अंत्योदय तक इसका जो है लाभ लोगों को मिले। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से हम लक्ष्य को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो निरंतर हमारा देश पोषण के स्तर में ऊंचाई की तरफ बढ़ता जा रहा है और जो है सुपोषित स्थिति का निर्माण हो रहा है। अब महिलाओं में, बच्चों में वो स्थिति नहीं रही जो पहले वर्षों में देखने को मिलती थी। थैंक यू सर। तिफरा स्थित ग्रैंड लोटस में 3 दिवसीय क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो का रविवार को समापन हो गया। 3 दिवसीय इस एक्सपो में राजधानी और न्यायधानी के बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट की जानकारी उपभोक्ताओं के साथ साझा की। इस दौरान कई मकानों के यहाँ खरीदार भी मिले। एक ही छत के नीचे ग्राहकों ने बिल्डर से फ्लैट की बारीकी से जानकारी ली। समापन के अवसर पर जिले के कलेक्टर अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार और सिटी कोतवाली CSP पूजा कुमार, साथ ही सिविल लाइन CSP उमेश गुप्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्रेडाई के द्वारा किए जा रहे इस हाउसिंग एक्सपो को बिलासपुर की प्रगति लीला के लिए लाभदायक बताते हुए कहा कि आज के समय में हर कोई घरों की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंतित रहता है। ऐसे में फ्लैट्स में मौजूद सुरक्षा के तमाम उपाय कहीं ना कहीं लोगों को इस चिंता से दूर करते हैं। उन्होंने क्रेडाई को आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन निश्चित ही बिलासपुर के विकास में उपयोगी साबित होंगे। ऐसे आयोजन हमेशा के लिए किए जाने चाहिए जिससे शहरवासियों को उनकी पसंद का आशियाना मिल सके। कमिश्नर नगर निगम अमित कुमार जी, CSP कोतवाली पूजा कुमार। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो का अंतिम दिन था। मुझे लगता है सभी जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं वो उम्मीद से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हैं। आने वाले समय में उसकी कन्वर्टिबिलिटी दशहरा तक, नवरात्रि में लोग अपना मकान बुक कर सकते हैं। और जितने भी उपहार हैं, इसलिए हम लोग उन उपहारों को भी उन फेस्टिवल के साथ में जोड़ दिया है, जिसका लकी ड्रॉ 13 तारीख को निकाला जाएगा। मैं चाहूँगा सभी जो भी रियल एस्टेट में अपना सपनों का मकान लेना चाहता है, कोई फ्लैट लेना चाहता है, प्लॉट्स लेना चाहता है या कमर्शियल दुकानें लेना चाहता है, ये इन 9 दिनों में आप बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। और जितने भी यहाँ पे बिल्डर्स हैं वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को ही लेके आते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। वो सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करके उस प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं और आपको एक रीज़नेबल रेट में आपकी चॉइस के अनुसार वहाँ पे फ्लैट मिलेंगे। इस मेले की खासियत यही रही कि सभी ने एक दूसरे के सहयोग के साथ में इस मेले को आयोजित किया और हमको जहाँ जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला, सभी जनप्रतिनिधि आए एज हमारे एज गेस्ट बनकर। वहीं प्रशासनिक अधिकारी जैसे कलेक्टर साहब, नगर निगम कमिश्नर, SP साहब, सभी लोगों की उपस्थिति रही जो हम लोगों का मनोबल बढ़ाती है और आने वाले समय में क्रेडाई और बिलासपुर के विकास के लिए कार्य करेगा।
ऐसी उम्मीद है और मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष में हम और प्रगति करेंगे। बहुत बहुत मसानगंज के नवयुवक दुर्गोत्सव समिति ने शहर वासियों के लिए इस बार मां दुर्गा को मार्बल के साथ तितली स्वरूप में विराजमान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पंडाल को चॉकलेट से सजाया जा रहा है, जिसकी तैयारी अब अंतिम पड़ाव में है। मसानगंज में इस साल दुर्गोत्सव के दौरान भक्तों को माता रानी का दिव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। मां जगदम्बे की प्रतिमा के साथ पूरा दरबार चॉकलेट से सजा हुआ रहेगा। अलग अलग 108 तरह के 2,11,000 चॉकलेट से पंडाल को बनाया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष माता की प्रतिमा को तितली के रूप में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिमा पूरी तरह से श्वेत थीम पर होगी, जिसमें उड़ती हुई तितलियां माता के चारों ओर नजर आएंगी। इस बार हमारा चॉकलेट के पंडाल का थीम है, जिसमें चॉकलेट से तितली बनाई जाएगी और विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन से उसको सजाया जाएगा। इसके लिए हमारे कलकत्ता से कारीगर आए हैं, जिनका काम अभी सामुदायिक भवन में चल रहा है 2 दिन से। ये कब से आप लोग के आयोजन किए जा रहे हैं? इसको इस वर्ष 56 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं नवयुवक दुर्गोत्सव समिति मसानगंज का, जिसमें हमारे सभी बड़े छोटे भाई लोगों का सबका बढ़िया सहयोग के साथ धूमधाम से ये त्यौहार मनाया। ये सब बड़े भैया लोगों को, छोटे भाई लोग, जितने सब लोग मतलब अच्छे तरीके से ध्यान दे के मतलब माता रानी की सेवा में लगे रहते हैं। और ये जो चॉकलेट का पंडाल है, 2-4 भाई लोग दिमाग दिए कि चॉकलेट का पंडाल करना है। और इसमें गुपचुप का भी सोचे थे, तो गुपचुप स्लो हो जाता है, मतलब सिला जाता है, तो उसको हटा के हम चॉकलेट का पंडाल कर रहे हैं। और इस बार चॉकलेट का पंडाल पूरे शहर में चर्चित का विषय है। लगभग कितने चॉकलेट लगेंगे? लगभग 2-2.5 लाख पीस लगेंगे चॉकलेट के। और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, तितलियाँ हैं 10 फीट की करीबन, और रोड में अलग से मतलब टेंट का काम है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मिक्स चॉकलेट। कब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी? ये लगभग हम लोग तो 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं दुर्गा जी के मतलब पूरा सेटअप बैठाने के लिए। और तितली की में विराजमान रहेगी दुर्गा जी की मतलब पैटर्न में पूरी। तो कोई कारीगर है जो बाहर से, जो कलकत्ता के कारीगर हैं, 15-20 लोग काम चल रहा है, वो अपना पूरा कार्यक्रम बना रहे हैं। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। नवयुवक दुर्गोत्सव समिति विगत 56 वर्ष से अच्छा पंडाल बनाने की कोशिश करती है, आगे भी करते रहेगी। जिस तरह आप देख रहे हैं इस वर्ष भी चॉकलेट के दर्ज पर हमारा पंडाल बन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कारीगर काम कर रहे हैं, और भक्तों से अनुरोध है कि इस वर्ष भी आप आकर के दुर्गा माता को देखिए, आइए। क्या विशेष रहेगा इस बार की मूर्ति में? इस बार की विशेष मूर्ति है, मार्बल के तर्ज पर बन रही है। हमारी वाइट कलर की मूर्ति है दुर्गा माता की, बहुत ही सुंदर है। पूरे छत्तीसगढ़ में लेटेस्ट है, अलग ही है। और पंडाल भी है, चॉकलेट का बन रहा है पंडाल। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान यहां चल रहे नए निर्माण कार्यों सहित अन्य कमियों को दूर करने के लिए पुलिस विभाग के आला अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी रजनीश सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आगामी 1 अक्टूबर को बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला के द्वारा पुलिस लाइन सहित अन्य पुलिस के विभागों का वार्षिक निरीक्षण किया जाएगा। इसी को लेकर तैयारियां भी की जा रही है। ऐसे में आईजी संजीव शुक्ला के वार्षिक निरीक्षण के पूर्व एसपी ने पुलिस लाइन का आवश्यक निरीक्षण कर यहां की कमियों को दूर करने और जो चल रहे जीर्णोद्धार को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देश दिए। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर रेंज के आईजी कभी भी पुलिस लाइन के साथ साथ शहरी क्षेत्र के किसी भी थाने का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। जो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन हुए हैं नए, तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। और हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय का इंस्पेक्शन भी है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, तो उसकी तैयारी के हिसाब से भी देखा है। कुछ बदलाव नज़र आ रहा है सर? हाँ, ज़रूरी है। हर समय कुछ न कुछ होते रहना चाहिए, जिससे कि नया स्वरूप अभी आप लोग और देखेंगे। पुलिस लाइन में हमारे आरआई का नया भवन बनेगा, उसमें भी अलग अलग, और मैगजीन जो रूम है ये बनाई है नया, तो इस तरीके से और भी चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। जल्दी फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।